असल में स्टैटिक वेबसाइट इसी से बनती है जो मैं बताने लगा हूँ। टेबल थ्री है मेरे ख्याल में। अच्छा, टेबल में अब देखो क्या होता है। टेबल होते हैं जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। जितनी भी आपने एडजस्टमेंट करनी होती है ना, अगर HTML में करना तो वो टेबल के बगैर नहीं होती है। अब देखो टेबल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, टेबल का टैग क्लोज किया। टेबल में रोज और कॉलम्स होती हैं। एक रो बनाई TR टेबल रो, ठीक है, /TR क्लोज। अब मैं चाह रहा हूँ टेबल ऐसा बनाना कि उसमें सीरियल नंबर हो, नेम हो, एड्रेस हो, फ़ोन हो, ठीक है। सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन, इसका मतलब एक रो के अंदर मैं 4 कॉलम बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। एक रो तो मेरी बन गई टेबल रो, ठीक है। इसके अंदर कॉलम बनाना है। कॉलम के लिए है TD टेबल डेफिनेशन, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल। अब इसको हम आउटपुट जाकर चेक करते हैं। आउटपुट विंडो में जाए, आपको सीरियल लिखा नज़र आ गया, ठीक है। अब वो सीरियल लिखा नज़र आया, टेबल का एनवायरनमेंट नज़र नहीं आया, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने टेबल को बॉर्डर को ऑन नहीं किया। टेबल के बॉर्डर की ऑप्शन है, टेबल में जाओ, उसकी प्रॉपर्टी है बॉर्डर इक्वल्स टू 1 या जितना भी आपने करना है। थिकनेस जितनी बतानी है उतना बता। नहीं, ये उस पिक्सल वाइज ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अब आपको देखो उसका बॉर्डर नज़र आ रहा है। अब अगर और करें तो एक रो है और एक ही कॉलम, ठीक है। अब मैंने इसी रो में दूसरा कॉलम बनाना है, तो इसी रो के अंदर नेक्स्ट TD, इसके अंदर मैं दे देता हूँ नेम, नेक्स्ट TD, कॉलम बन रहे हैं। हाँ TD मीन कॉलम, ठीक है। एड्रेस, अब और करो ना, देखो एक ये टेबल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया। उसके अंदर एक रो है, एक रो में 3 कॉलम है। TR रो है, उस पर 3 कॉलम आ गए, ठीक हो गया। जितने भी TD कॉलम है, रो एक ही बनाई है फिलहाल, एक रो के अंदर 3 कॉलम आ गए, ठीक है। अब अगर इस तरह का कोई काम करना कि मेरा टेबल ज़रा यहाँ तक हो, ठीक है, 3 कॉलम ही हो, तो आपने टेबल में जाना है। इसकी विड्थ बता दो लाइक 500 पिक्सल्स। टेबल की विड्थ बढ़ गई, ठीक है। जितना टेक्स्ट का साइज़ होगा उसके मुताबिक वो उसके सेल का साइज़ होगा, ठीक है ना। अगर आपने सेल का साइज़ मैनुअल बड़ा छोटा करना है, मैं चाहूँ कि ये जो सीरियल का साइज़ छोटा हो जाए, नेम का बड़ा हो जाए, एड्रेस, तो अपने अपने स्पेसिफिक कॉलम में जाओ। सीरियल का साइज़ छोटा करना है ना, TD के अंदर विड्थ बताओ लाइक 80 पिक्सल, ठीक है। रिफ्रेश करें तो उसकी विड्थ बढ़ गई है, ठीक है। अगर कम करनी है तो यहाँ पे आप आगे 50 पिक्सल से कम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अपने अपने स्पेसिफिक कॉलम में जाके विड्थ लाइक इसकी 150 कर देता हूँ और इसकी 250 कर देते हैं, ये जो भी है, ठीक है। टोटल हमारी विड्थ 500 है। इसको आपने इस पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, 200, 300, 400, 450, 500 करना है, तो इसको हम कर देते हैं 300। एड्रेस ज़रा लंबा होता है, ठीक है। अपना का जो सेल है उनकी विड्थ एडजस्ट हो गई है, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ ये टेक्स्ट जो है अपने अपने सेल के सेंटर में आए, सेंटर में। तो सेंटर लाइन के लिए मैंने टैग पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? हाँ, अलाइन। मैंने सीरियल नंबर को अलाइन करना है ना, इसी की TD पे जाके कहता हूँ अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, अलाइन इक्वल्स टू राइट, अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट, ठीक है। ये कहीं पे सिंगल कोटेशन में लिखते हैं, कहीं डबल में।
इसे डबल में लिखते हैं जब आप खाली HTML का काम कर रहे हो। अगर आप जावास्क्रिप्ट या PHP यूज़ कर रहे हैं ना, फिर सिंगल कोट्स यूज़ होते हैं। अच्छा, अब देखो सीरियल नंबर अपने सेल के सेंटर में आ गया, अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। मैंने अगर नेम को भी सेंटर करना है तो नेम वाली TD के अंदर प्रॉपर्टी बता दो सेंटर, एड्रेस को भी सेंटर के अलावा भी कुछ जगह दे सकते हैं, मतलब लेफ्ट राइट इतनी छोड़ दें, लेफ्ट के अलावा मतलब लेफ्ट से इतनी छोड़ दें, अगर सेंटर से आगे हो या सेंटर से थोड़ा सा पीछे हो, हाँ, फर्स्ट स्टार से थोड़ा वो भी सा कर सकते हैं, लेकिन वो फिर स्पेस होती है। वो फिर सेंटर नहीं, हाँ एंड LB SP सेमी कॉलम से करते हैं, वो स्पेस होती है, लेकिन वो प्रॉपर नहीं लगती ना, या तो सेंटर हो या लेफ्ट हो या राइट हो, दरमियान पे वो कोई अलाइनमेंट नहीं है। लेकिन सर जैसे वर्ड में होती है कि लेफ़्ट लाइन करके हम उसे प्री स्टेप्स कर देते हैं कि इतने स्टेप्स आगे हो जाए लेफ़्ट अलाइनमेंट से, 1 स्टेप्स 2 स्टेप्स, तो यहाँ पर नहीं वो चीज़ होती। वो इंडेंट करते हैं Yes, sir, जो इंडेंट indent, इसके अंदर नहीं होती, उसमें आपको आगे अभी आएगा हमारे पास, अभी मैं बल्कि बताता भी हूँ, ऑर्डर लिस्ट, वो लिस्ट के थ्रू फिर हम करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम CSS पढ़ते हैं ना, Yes. फिर CSS में आपको जहाँ पे भी चाहिए वो उसकी पोजीशनिंग हम एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ चाहिए यहाँ चाहिए यहाँ चाहिए, जहाँ पे भी चाहिए पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं। HTML में अगर करनी है तो टेबल के थ्रू फिर करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर हो गया, एक लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ इसी तरह की दूसरी लाइन नीचे लिखो जिसमें सीरियल नंबर लिखा आ रहा हो, नेम आ रहे हो, एड्रेस आ रहा हो, तो बजाय इसके कि सारा दोबारा लिखो, मैं इसी रो को कॉपी करता हूँ, क्योंकि दूसरी रो भी ऐसी होनी है ना, पेस्ट। अब 2 रोज़ कॉलम 3 ही है, 2 रो कॉलम 3 ही है। सिर्फ अब हम करते क्या है कि जहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे मैं सीरियल नंबर डाल देता हूँ, जहाँ पे नेम लिखा है वहाँ पे नेम लिख देते हैं, और जहाँ पे एड्रेस है वहाँ पे एड्रेस लिख देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इस तरह हमारी वो क्या करते हैं, रोज़ एक दफ़ा सिर्फ आपने बना लेनी है और उसी की कॉपी करते जानी है, चेंजेस, क्योंकि दोबारा लिखोगे गलती के चांसेस हो सकते हैं। अब वैसे आप एक और चीज़ हो सकती है कि आप ये दूसरे कॉलम की विड्थ ना भी दो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये कॉलम दिया ना मैंने, मैं इसकी विड्थ नहीं देता हूँ, इसकी भी विड्थ खत्म कर देता हूँ। पहले वाले में है ऊपर, पहले वाले में है, देखो ना, पहले वाले की विड्थ फिक्स कर दी, बाकी उसके हिसाब से एडजस्ट होगी ना, आगे पीछे हो ही नहीं सकती, क्योंकि है तो कॉलम ही। रहने भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे, हाँ फ़र्क तो पड़ता है साइज़ में, लेकिन नीचे वाली डिस्टर्ब नहीं होगी। अगर ऊपर वाली को मैं मूव करूँगा तो नीचे वाली भी ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से मूव होगी, ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मल जब हम टेबल बनाते हैं तो जो पहली लाइन होती है ये बेसिकली मेन हेडिंग्स होती है, तो वो थोड़ी बोल्ड होती है, ठीक है ना, तो उसको हम बोल्ड कर लेते हैं पहली वाली को। अगर पहली वाली को बोल्ड करना है तो टेबल का ही टैग है TH, TD टेबल डेफिनेशन होता है, TH टेबल हेडिंग होता है, ठीक है। टेबल में ही आएगा वो, टेबल का ही टैग है, वो पहले वाले में मैंने TD कर दिया था ना, अब मैंने वो ये आएगा कॉलम ही सर होगा, पहले वाला बोल्ड हो कॉलम, जाएगा। पहले वाला कॉलम, हाँ, उसका टेक्स्ट सिर्फ बोल्ड हो जाएगा। अब टेबल का ये फ़ायदा है, पहले भी ऐसे कर सकते हैं हम, पहले भी कर सकते हैं, वो तो मैंने सिर्फ बताने के लिए। फिर जो होता है पहली रो जो होती है इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हुआ होता है, ठीक है ना, बैकग्राउंड कलर देना है तो किस बैकग्राउंड कलर किसका देना है, रो का। तो आपने रो में जाना है, यहाँ पे जाके आपने कहना है BG कलर, वही BG कलर जो आप बॉडी में देते थे, इक्वल्स टू लाइक 666 ग्रे कलर, 333, सर 4 में नहीं है, हाँ 4 हम कलर लिख भी सकते हैं। 6 होते हैं वैसे, यस 6 होते हैं लेकिन 3 भी हो सकते हैं। कलर इसका बेरूट कर देता हूँ, वैसे तो कोई भी कर लो, मैं चाहता चलो लाइट कलर हो, ठीक है, 3 वैल्यूज में हाँ, अदरवाइज आप येलो कर दो, जो भी करना है आपको। अगर डायरेक्ट नेम पता है किसी का, उस स्पेसिफिक पोर्शन का कलर चेंज हो गया। अब मेरे पास जहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि असद लिखा हुआ है, इसका इस सेल को मैंने प्रोमिनेंट करना है, लाइक इस सेल का कलर चेंज करना है। तो अब टेबल में हमारा ये फ़ायदा कि हम कर सकते हैं, जो असद वाला TD है उसमें जाओ, यहाँ पे क्या दो BG कलर, पहले मैंने पूरी रो का किया, अब मैं असद वाले में जाके क्या देता हूँ, ऑरेंज कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर, ठीक है। उसका टेक्स्ट कलर चेंज करना है असद का, तो आप असद से पहले
नहीं, वो टेक्स्ट कलर के लिए फॉन्ट कलर इक्वल्स टू रेड। बैकग्राउंड फॉन्ट होगा। यस सर। टेक्स्ट फॉन्ट है ना, तो टेक्स्ट का कलर वो रेड कर देगा। लेकिन बेसिकली ये फ़ायदा है कि हम इंडिविजुअल हर पोर्शन को यूज़ कर सक रहे हैं। अब इसमें एक ये भी चीज़ हो सकती है कि मैं इसका बॉर्डर बढ़ाता हूँ, हाँ 10 करता हूँ, तो आपको 3D इफेक्ट नज़र आएगा उसका बॉर्डर का। सही है। 3D बॉर्डर बन जाएगा। बॉर्डर का कलर चेंज करना है, बॉर्डर कलर इक्वल्स टू ब्लू। ठीक है, फिर इसको सेंटर में ला सकते हैं, इसको पूरे टेबल को। हाँ टेबल का यही तो फ़ायदा है। आप टेबल से पहले जाओ, डिव लगाओ, अच्छा डिव से होगा। डिव टेबल के बाद डिव क्लोज डिव में करो, स्टाइल लगाएंगे। डिव में अलाइन, डिव में जाके स्पेस अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। ठीक है, मैंने पूरे टेबल को सेंटर में आ जाएगा। हाँ पूरे डिव के अंदर क्लोज कर दिया ना टेबल को, सही। तो पूरा टेबल मूव होकर सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसका मैं बॉर्डर कम कर रहा हूँ। अब दो ऑप्शन इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक है सेल स्पेसिंग और एक सेल पैडिंग। ठीक है, अब वो क्या करती है, टेबल की है, इसलिए टेबल की प्रॉपर्टी में जाएं, सेल स्पेसिंग इक्वल्स टू 8। ये सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग दोनों स्पेसिंग देती है। ठीक है ना। अब सेल स्पेसिंग का काम क्या है कि एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान में जो स्पेस होती है वो सेल स्पेसिंग होती है। अभी कोई स्पेस नहीं है ना, ठीक है, मैं 8 कर दिया तो इनके दरमियान में स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। 8 की है, रिफ़्रेश करो, एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान की जो स्पेस होती है वो सेल स्पेसिंग होती है। ठीक है, तो बॉर्डर में टेबल में लगाने से हाँ बॉर्डर टू बॉर्डर, ये सेल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है, पहले जुड़े हुए थे ना, अब उनके दरमियान में स्पेस चारों तरफ से आ गई है। हाँ ये कहाँ पे की है? टेबल सेल स्पेसिंग। टेबल की प्रॉपर्टी बार, ये टेबल है ना टोटल। हाँ ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा होता है सेल पैडिंग, वो भी स्पेसिंग करता है। इसको भी मैं 8 ही कर देता हूँ। सेल पैडिंग का काम क्या होता है कि ये जो आपका बॉक्स बना हुआ है ना जिसमें लाहौर लिखा हुआ है, इस बॉक्स और टेक्स्ट के दरमियान की स्पेस, यानी कि टेक्स्ट का मार्जिन। ठीक है, या आप इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हो सेल स्पेसिंग क्या होती है, बॉक्स के आउटसाइड की स्पेसिंग होती है, सेल पैडिंग बॉक्स के इनसाइड की स्पेसिंग होती है। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखो जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है और उनके बॉर्डर के दरमियान की स्पेसिंग ज़्यादा होगी है। तो सेल पैडिंग इनसाइड होती है, सेल स्पेसिंग आउटसाइड होती है। यही कॉन्सेप्ट उसमें भी आएगा, CSS में भी आएगा। उसमें सेल स्पेसिंग का वर्ड नहीं होगा, लेकिन काम वो यही कर रहे होंगे। क्लियर हो गया। अब मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ इसलिए लगाया था कि मैं एडजस्ट कर लूँ, बॉर्डर 0 कर देते हैं। जब बॉर्डर 0 किया सारा कुछ 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे वो रह गया है क्योंकि मैंने उसको सेल स्पेसिंग दी हुई है। तो जहाँ पे ये मसला आएगा फिर वहाँ पे सेल स्पेसिंग को 0 करना पड़ेगा, ताकि मैंने तो उनको मिला के रखना है, फिर सेल स्पेसिंग को 0 करना है। ये नहीं कि आप दो ही ना सेल स्पेस, अगर नहीं दोगे फिर भी थोड़ी सी लाइन रह जाएगी। अब ख़त्म हो गया। अगर मैं यहाँ पे सेल स्पेसिंग देता ही नहीं हूँ तो वो थोड़ी सी लाइन रह जाती है। ठीक है ना, सेल स्पेसिंग को आपने 0 करना है ताकि वो नज़र पूरा है। ठीक हो गया। अब इसी के अंदर मैं फ़िलहाल इसको दोबारा कर रहा हूँ 5। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके आगे एक कॉलम ऐड करूँ इधर। ठीक है, और उस कॉलम में कोई इमेज लगानी है मैंने। ठीक है, यहाँ पे एक कॉलम ऐड करके उस पर इमेज लगाना है। तो कॉलम ऐड करने के लिए मुझे अब चारों रोज़ में जाके ऐड करना पड़ेगा। पहली रो में जाते हैं हम, इसकी आखिरी TH को कॉपी करता हूँ, पेस्ट, यहाँ पे जाके आप लगा दें पिक्चर। तो पिक्चर का एक कॉलम आ गया, उसी में एडजस्ट हुआ है क्योंकि मैंने विड्थ फिक्स की हुई है, टेबल का साइज़ बड़ा नहीं हुआ। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं इसी तरह फिर इसमें भी जाके इसमें जाके फ़िलहाल इसको खाली छोड़ देता हूँ और इसको भी खाली छोड़ देते हैं। अब मैंने यहाँ पे पिक्चर लगानी है तो मैं इसमें जाता हूँ, पहले वाले में, इधर मैंने इमेज लगाना है, IMG का टैग
IMG SRC, वो जो इमेज हमारे पास पड़ा हुआ है तो कौन सा क्या पड़ा, 6 स्मॉल वाला कर लेता हूँ, स्मॉल डॉट JPG। अब इस इमेज का साइज जो भी है स्मॉल डॉट JPG, और मैं विड्थ अपनी मर्ज़ी से बता देता हूँ क्योंकि मेरे उसका सेल का साइज़ फिक्स है। मैं कहता हूँ 50 पिक्सल विड्थ हो मेरी इमेज आ गई, ठीक है। दूसरी मैंने इमेज यहाँ पे लगानी है, दूसरे वाले में ये इमेज को कॉपी कर लेते हैं या जो भी इमेज लगाना है, तो वो टेबल के अंदर आप इमेजेस भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये भी हो सकता है कि मैं इस पर क्लिक करूँ तो नई विंडो पे बड़ी होकर ओपन हो जाए। तो वही जो हमने पहले काम किया है, इस इमेज से पहले ए का टैग href इक्वल्स टू स्मॉल डॉट JPG ओपन करें, टारगेट अंडरस्कोर, न्यू विंडो में होता है, न्यू में ही करवाते हैं। ले बड़ी पिक्चर भी होगी। हाँ बड़ी होगी क्योंकि पहले थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि इसका एक्चुअल साइज़ थोड़ा सा ही बड़ा है ना, जितनी एक्चुअल साइज़ होगा वो उतने में आ जाएगी। अब देखो ये लिंक बन गया, क्लिक करो वो नई विंडो पे ओपन हो जाएगा जितना उसका एक्चुअल साइज़ है, ठीक है ना। टेबल आसानी, टेबल से हम बड़ा इजीली वर्किंग कर सकते हैं या काम कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ये टेबल है सारा, और सारी वर्किंग ही टेबल की होती है। अभी मैं अगले लेक्चर में जब प्रीमियम में करूँगा ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि टेबल कितना यूज़ होता है। पूरी वेबसाइट ही टेबल से बनती है। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें फॉर्म्स। इसमें कॉल स्पैन रोज स्पैन क्या कॉल स्पैन और रोज स्पैन रोज पैन, हाँ वो उसकी, वो अभी मैं उसमें बताऊंगा। ड्रीम वीवर में मर्ज करने के लिए यूज़ करते हैं ना, वो ड्रीम वीवर में बताऊंगा। अच्छा, क्योंकि हमने कोडिंग से तो काम वैसे भी कम ही करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब मैं कर रहा हूँ HR। अब मैं नीचे एक फॉर्म बनाने लगा, ठीक है ना। जैसे फॉर्म होता है ना जिसको आप इनपुट करते हैं, इनपुट फॉर्म, जिसमें मसले बड़े आए थे, ठीक है। कौन सा फॉर्म? अच्छा जी, फॉर्म का टैग लगा रहा हूँ, फॉर्म, ठीक है। अब फॉर्म के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इनपुट है, ठीक है। इनपुट ही है ना, आपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फिल करना है, इनपुट है। आपने चेक बॉक्स ऑन करना है, वो इनपुट है। बार बार आप क्या प्रेस करते रहते हो? वो आदत पड़ी हुई है, हल्ट है, सेव करता है, सेव करने की आदत है। अच्छा, नेम, इसके हर टैग का नाम इनपुट है, ठीक है। हर टैग का नाम, हर टैग, सारी चीज़ें इनपुट है ना। फॉर्म मेन है, उसके अंदर इनपुट है, ठीक है। अब इनपुट में आपने टाइप्स चेंज करते जानी है, इनपुट स्पेस इसकी ये प्रॉपर। ऐसी लिखनी है या जो हमने वो इनपुट करवाना है, या ये नेम लिखा है, कॉलम डालना है आपने? नहीं, ये तो सिर्फ उसकी कैप्शन है ना, क्या इस पर नेम लिखना है, ठीक है ना। और इसकी टाइप है टेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे आया इनपुट, नेम ये आ रहा है जो मैंने लिखा था, इसके अंदर आप इनपुट कर दो। टेक्स्ट करेगा सिर्फ वो, टेक्स्ट टाइप है ना, American टेक्स्ट करेगा। तो ये सेंटर में क्यों आ रहा है? ओके, ठीक है। अच्छा, मैं इसी तरह मैंने एड्रेस लिखना है, तो इनके नाम भी होते हैं। नेम इक्वल्स टू, मैं इसका नाम रख देता हूँ TXT नेम, ठीक है। लेकिन अभी इसके नाम का हमें फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी हम स्टैटिक काम कर रहे हैं। जब डायनामिक करेंगे ना, तो मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स में कोई काम कराना है तो उसके नाम से हम फिर उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर इसकी एक और ऑप्शन होती है वैल्यू। वैल्यू का मतलब है उसमें पहले से लिखा है एंटर नेम हेयर, लिखा आ रहा होता है ना पहले से टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, वो वैल्यू होती है, उसके अंदर पहले से लिखा आ रहा है, ठीक है। ये मैं अभी इसमें मैंने वैसे बताया है, जितने भी इनपुट्स होंगी सब में ये दो चीज़ें यूज़ होंगी, लेकिन फ़िलहाल यूज़ नहीं होनी, इसलिए भी इसको जेन में रखो बस, हैं, ठीक है। एड्रेस, वो भी इनपुट टाइप ही है, ठीक है। एड्रेस भी इनपुट टाइप ही है ना, टेक्स्ट है। हाँ जी। उसके आगे आ गया, मैं चारों अगली लाइन में आए तो हम इसके इन दोनों के दरमियान में ब्रेक कर देते हैं लाइन, ताकि वो अगली लाइन पे आ जाए। अब अगली लाइन पे आया तो है, लेकिन उनका ना
अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है, क्योंकि नेम के अंदर करैक्टर कम है, एड्रेस में करैक्टर ज़्यादा है। मुझे या तो इसकी स्पेसिंग देनी पड़ेगी एंड NBSP से 3-4 दफ़ा, फिर जाके एडजस्ट होगा, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अब बेटर वे क्या होता है, यही काम मैं अब कर रहा हूँ दोबारा। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ टेबल, बजाय इसके कि मैं उसकी मैनुअल अलाइनमेंट करूँ, सही है। टेबल यूज़ करूँ। हाँ, ठीक है, सही TR, अगर अब आप इस पे अपनी रिक्वायरमेंट देखो ना, ये पहली रो है, उसमें 2 कॉलम है, दूसरी रो है उसमें 2 कॉलम बनाने हैं। तो मैं इसमें बता देता हूँ TD क्लोज, इसमें हम लिखते हैं नेम, TD क्लोज, इसमें हम लिख देते हैं इनपुट टाइप, दूसरा कॉलम है ना टेक्स्ट, देखो ना, पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, फिर ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, पहली रो, एक रो के 2 कॉलम है ना। अब रिफ्रेश करो, नीचे आ गया, ठीक है। मैं इसी को बजाय इसको नहीं बनाने के इसी रो को कॉपी करो और इधर सिर्फ एड्रेस कर दो, ठीक है। देखो अलाइनमेंट सही है कि नहीं? वही काम टेबल से किया। टेबल से किया है, सिर्फ फ़र्क यह है सही क्यों आया, क्योंकि इसकी विड्थ 1 है, इसकी विड्थ 1 है, जैसे इनकी विड्थ था। टेबल वाइज से सब है। हाँ, यहाँ पे टेबल का बॉर्डर नोट करके देखो, एक कॉलम 2 कॉलम, तो अलाइनमेंट ख़राब कैसे होगी, प्रॉपर होगी फिर, ठीक है ना। इसलिए सारा काम एडजस्टमेंट होती है टेबल के थ्रू करनी है। अब मैं बाकी चीज़ें भी टेबल के थ्रू ऐड करता जाता हूँ, जैसे लाइक ये एड्रेस नहीं है, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये पासवर्ड है, ठीक है। तो पासवर्ड की टाइप होती है, उसमें पासवर्ड लिखा नज़र ना आए, वो पासवर्ड ही होती है। टाइपिंग अब सिर्फ टाइप्स चेंज करते जाइए, बिल्कुल स्टैटिक। फिर तीसरी है जेंडर। जेंडर में हम नॉर्मली क्या देते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू, वो चेक बॉक्स होता है, तो चेक बॉक्स और रेडियो बटन, उसको बोलते हैं रेडियो, ठीक है। इसके अंदर मैं रेडियो बटन लगा दूँ, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल 2 डाल लेते हैं, मेल तो रेडियो बटन, ठीक है। मेल जो सिलेक्ट करेगा वो मेल हो जाएगा, फीमेल सेलेक्ट करेगा फीमेल। अभी दोनों नहीं सिलेक्ट हो रहे, ठीक है ना, हाँ, दोनों सेलेक्ट नहीं हो रहे। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर ये सिलेक्ट तब होते हैं जब आप इनका नाम रखते हैं। मैं इसका नाम रख देता हूँ, पहले वाले का R1 और दूसरे वाले का नाम R2, ठीक है। अब देखें मेल सिलेक्ट हो रहा है, फीमेल भी सिलेक्ट हो रहा है। अब ये भी गलत हो गया, जेंडर एक होता है, मेल होता है या फीमेल होता है, 2 नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो यानी कि रेडियो बटन ऐसी जगहों पे यूज़ करते हैं जहाँ पे एक आउटपुट सेट करनी होती, 2 नहीं करनी होती। अब हुआ क्या है कि असल में हमारी कैटेगरी सेट जेंडर है, उसके अंदर से एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, मेल या फीमेल, ठीक है ना। तो फिर जब एक चीज़ कैटेगरी एक ही है तो फिर दोनों का नाम भी एक ही होना चाहिए, R1। जब वो मेल वाला R1 सेलेक्ट होगा या फीमेल वाला R1 सेलेक्ट होगा, जब आप इनको 2 अलग अलग नाम कर देते हो, इसका तो वो 2 अलग अलग कैटेगरी बन गई है। अब देखो होता है सर वैसे सेलेक्ट करना, नहीं जो है R1 तो नाम रखा है ना, नाम जो मर्जी रख दो। अब देखो मेल को सिलेक्ट किया, फीमेल को सिलेक्ट किया, एक वक्त में एक हो रहा है। जब दोनों के नाम एक जैसे होंगे तो दैट मीन्स के वो 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इसको भी सिलेक्ट कर रहा है, इसको भी सिलेक्ट कर रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा कि मेल वाला R1 सेलेक्ट हुआ कि फीमेल वाला R1 सेलेक्ट हुआ, नाम तो दोनों का R1 है। वो फिर पता चलता है वैल्यू से। आप वैल्यू इसकी रख दो M, इसकी वैल्यू रख दो F। अब क्या होगा, आउटपुट क्या होगी, कैटेगरी जेंडर है, अगर मेल वाला सेलेक्ट हुआ तो आउटपुट जाएगी M, अगर फीमेल वाला सेलेक्ट हुआ तो आउटपुट जाएगी F। वैल्यू आउटपुट होती है। अगर आपने पूरा मेल भेजना है तो वैल्यू में मेल लिख लो, अगर पूरा फीमेल लिखना है तो फीमेल, ये आगे जाके भी यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया। इसलिए इनके नाम सेम होते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है लाइक चेक बॉक्स, जैसे
स्पोर्ट्स, मैं इसमें कह देता हूँ क्रिकेट। इनपुट टाइप चेकबॉक्स, नाम वैल्यू खत्म कर दूँ, स्नूकर, चेकबॉक्स, ठीक है। टाइप चेंज किया सिर्फ, ठीक। अब ये एक दफ़ा सिलेक्ट हो रहा है, ये दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। चेकबॉक्स वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा भी सिलेक्शन हो सर जाए। ये कॉलम में नहीं आ रहा, क्या कॉलम ये में आ रहा सारी है? ये वाली लेफ्ट से चीज़ें, देखो सारा कुछ अलाइन है, वो राइट से तो बड़ा होता जा रहा है ना। मेरा टेबल यहाँ तक है, वो जितना वैल्यू ठीक है। इंक्रीज होती जाएगी, लेफ्ट से अलाइनमेंट प्रॉपर है, ठीक है ना। तो चेक बॉक्स वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा आउटपुट जानी होती है, यानी कि एक यूज़र 2 स्पोर्ट्स भी खेल सकता है। ओके, इसके बाद फिर आ जाता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में इनपुट टाइप यूज़ नहीं होती। वैसे तो आप इसमें भी क्या कहते हैं वो यूज़ कर सकते हो, रेडियो बटन एक पे भी लिख दो मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ठीक है ना। लेकिन वो रिक्वायर्ड नॉर्मली ये यूज़ होता है सेलेक्ट बॉक्स। सेलेक्ट, सिर्फ सेलेक्ट लगाया और सेलेक्ट को क्लोज कर दिया। अब देखिए सेलेक्ट बॉक्स आ गया, ड्रॉप डाउन। अब इसके अंदर ऑप्शंस नहीं आ रही, ऑप्शंस आनी चाहिए ना। तो सेलेक्ट के अंदर आपने फिर बताना है ऑप्शन, ऑप्शन क्लोज, इस पर आप ऑप्शन डाल दो मैट्रिकुलेशन। जितनी डालेंगे उतनी ऑप्शन है। उतनी ऑप्शन है। इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और मास्टर्स, कोर्स की तरह। अब इसमें भी कैसे पता चलेगा? ये भी वही चीज़ है जो मेल फीमेल वाला, कैटेगरी एक ही है क्वालिफिकेशन, उसमें से कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट हो रही है, वैल्यू, इनकी वैल्यूज़ डाल दो। ऑप्शन की वैल्यू मैट्रिक रख दो, इसकी इंटरमीडिएट वाले की वैल्यू इंटरमीडिएट रख दो, तो जो सिलेक्ट होगा आउटपुट वो चली जाएगी, ठीक है ना। आंसर वैल्यूज आती है। फिर इसमें लास्ट है और सर जब ये वैल्यू जाती है फिर ये आउटपुट में नज़र कहाँ आती है? ये डेटाबेस में सेव कराते हैं ना फिर हम, जब डेटाबेस यूज़ करेंगे तो इसके अंदर मेल फीमेल वाला भी काम हो सकता है, ठीक है ना। आउटपुट तो एक ही जा रही है ना। लास्ट में आ जाता है कमेंट्स या फीडबैक। इसके लिए यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अब ये आपने बढ़ाना है, कम करना है, लाइक इसकी विड्थ बढ़ा दिया तो वो कॉलम होते हैं, हाइट बढ़ा दिया तो वो रोज होती है। और लाइक सर इसकी सर बस वो सर टैक्स की वो वैल्यू बढ़ानी है तो क्या सर जिसमें टैक्स की कैरेक्टर बस वो बढ़ानी है, वो लिमिट लगानी है। हाँ, वो इसकी लिमिट होती है मैक्स कॉलम करेक्ट स्पेस, है, कॉलम स्पेस, कॉल्स, कॉल, हाँ ये आप कह दो लाइक 50 60, तो 60 करेक्टर आ सकते हैं, ठीक है। इसको आप रोज़ कह दो तो वो लाइन्स होती है 7 रोज़, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा भी टेक्स्ट आ सकता है, ये नज़र इतना आएगा एरिया। टैक्स की सर अगर लिमिट लगानी है तो मैक्सिमम करेक्टर। सर एक Max। कॉल्स एक करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हाँ, एक कॉल्स जो सा 60 लिखेंगे मींस ये 60 करेक्टर है, 60 विड्थ बता दी ना, तो 60 करेक्टर होंगे। पर इसकी आउटपुट के लिए इसके आउटपुट के लिए भी वैल्यू ही है, वैल्यू सारों के लिए है वैल्यू। फिर लास्ट आ जाता है इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट का बटन। इसकी वैल्यू ये होती है कि जो ऊपर लिखा क्या है, लाइक सेंड बी,
ठीक है, जो उसके ऊपर लिखा है वो वैल्यू होती है। ठीक है, इस पे आप ये दे पासवर्ड दो और सेट कर दो। अब सेट करने के लिए डाटाबेस यूज़ होती है या PHP यूज़ होती है, ठीक है ना। तो लेकिन आपने वही PHP में भी काम करना है तो पहले तो HTML भी ये बनाना पड़ेगा ना, फिर जाके करते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, फिर एक और चीज़ अब रहेगी लास्ट, फिर हमारा HTML खत्म हो जाएगा। ऑर्डर लिस्ट, बुलेट्स होते हैं ना, OL ऑर्डर लिस्ट। लिस्ट में वैल्यू आपने क्या क्या दे दी है, वो LI। इसमें लेट से मैं क्या देता हूँ, ऑर्डर लिस्ट में यूज़ स्पोर्ट्स या जो भी आपने लिस्ट, ये बुलेट्स बनते जा रहे हैं, जितनी दफ़ा मैं करता जाऊँगा उतने बुलेट्स बने हुए। ऑर्डर लिस्ट मैंने हेडिंग दी है, ठीक है ना, ऑर्डर वाइज है ना 1 2 3 4। यही आप इसी को कॉपी करो, इसको करो अनऑर्डर्ड, यहाँ पे सिर्फ यू कर दो, वो अनऑर्डर्ड हो जाएगी, होगी वो भी LI। सिर्फ यू कर दो, यू का मतलब है बुलेट्स। ये है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। आगे जाके जब CSS पढ़ेंगे फिर हम अपनी मर्जी के बुलेट्स भी लगा सकते हैं। वेबसाइट में देखते हैं ना वो आइकन बने होते हैं, वो उसके थ्रू हम लगा सकते हैं सारे, वो हो जाता है। कि जहाँ पे कैटेगरीज हो वहाँ पे ऑर्डर लिस्ट। हाँ, वहाँ पे ठीक हो गया जी। अब इसमें देखो कोई कंफ्यूजन है तो